नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से इस आज के सेशन में। और इस YouTube चैनल पर भी अगर आपको इस सीरीज़ में ठहरना अच्छा लग रहा है, इस YouTube पे ठहरना अच्छा लग रहा है, तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य कैसा आप लोगों का? एकदम अब ठंड तो कम हो गई है। काफ़ी दिनों के बाद हम मिल रहे हैं और हम आज एक नई शाखा में प्रवेश कर रहे हैं एक बार फिर से। और हम ये भी जानने का आज प्रयास करेंगे चलने से पहले कि आखिर दर्शन क्या है। मैं सोच रहा था, काफ़ी सोचा किस टॉपिक पे बात करूं आप लोगों से। फिर मन में आया कि चलो एक बार प्रयोग करके देखते हैं। क्या है ना कि खतरा रहता है कि जब भी कुछ नया होता है तो समाज के लोग उसको कितना एक्सेप्ट करेंगे, ये एक सबसे बड़ा खतरा रहता है। खैर, ध्यान देने योग्य बात ये है कि इस बीच में जो लोग नए जुड़े हुए हैं वो लोग फिर से एक बार जान सकेंगे कि आखिर ये फिलॉसफी है क्या, आखिर ये दर्शन है क्या, जो बाबा लोग या फिर धर्म के पंडित कर्मकांडी लोग गधा बनाते रहते हैं, जो भी। तो आप लोग एंजॉय कीजिएगा और बिना किसी देरी किए हम शुरू करेंगे आखिर दर्शन क्या है। तो शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी लाइन बोलता हूँ। आधुनिक हिंदी साहित्य में एक कवि हुए हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। उनकी एक लाइन है, मेरे प्रिय कवियों में से एक है और बहुत ही मजेदार लाइन है। गोली खाकर पहले के मुंह से निकला माओ, दूसरे के मुंह से निकला राम और तीसरे के मुंह से निकला आलू। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है कि पहले 2 के पेट भरे थे। यदि आप इस कविता का मूल भाव समझ पा रहे हैं तो आप एक नागरिक के तौर पर फिलॉसफी पढ़ने के लिए एकदम तैयार हैं, मजा आएगा। खैर, वैसे कुछ लोगों का मानना है कि दर्शन भरे पेट लोगों का विचार है, खासकर जो हमारे मार्क्सवाद हैं, है ना, मार्क्सवादी दर्शन है, उसमें ये बात कही जाती है कि फिलॉसफी तो एक भरे लोगों का दर्शन है। लेकिन जो मार्क्सवादी दर्शन है वो भी तो एक विचार है ना, तो वो भी तो एक दर्शन होगा। तो शायद ये भूल जाते हैं कि वो एक विचार है। खैर, तो इस जो मैंने अभी लाइन बोली है, ये लाइन आपको समझ में आएगी। अगर नहीं आएगी तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद पहले हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर ये आया कहाँ से, ये दर्शन है क्या। तो आपके आसपास कई बार क्या होता होगा, कोई बहुत गहरी बात, ज्ञान वाली बात कर देता है तो आप लोग कहते हैं यार तू तो फिलॉसफर है यार, तू तो बहुत गहरी बात करता है यार। इस टाइप की जो बातें चलती हैं आप लोगों के आसपास, ये क्या है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। वैसे क्या होता है ना कि हम लोग जो है, जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं वो हम बाबाओं से सीखते हैं, धर्म के लोगों से सीखते हैं। अब ज्ञान की दुनिया जो है ना, क्या बताऊं उसमें, अब मैं एक्चुअल में इस समाज को बाबाओं ने जितना तबाह किया है, ये सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूं, नॉट ओनली इंडिया, फॉरेन कंट्री, वेस्ट हो ईस्ट हो, पूरे दुनिया में। ऐसा नहीं है कि दुनिया में गधे सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं, गधे पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। हालांकि जो है भारत में कुछ ज्यादा गधे पाए जाते हैं और इसीलिए मैं जो है दैट्स व्हाई आई केयर अबाउट इंडिया, इसीलिए मैं जो है भारत की इतनी चिंता करता हूँ। खैर, और आपने बचपन में एक लाइन और सुनी होगी जब आप स्कूल के दिनों में होंगे, शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम, समय बिताने के लिए कोई करना है कुछ काम, समय बिताने के लिए कुछ करना है। तो क्या करते थे, कविता कहते थे। खैर, इस कविता का मतलब थोड़ा सा अलग है और जानने का ये भी हम समझेंगे कि आखिर क्यों कहते हैं कि फिलॉसफी जो है भरे पेट लोगों का दर्शन है।
क्यों कहते हैं कि जिसके पास बहुत ज़्यादा खाली समय है वही फिलॉसफी पढ़ सकता है ना। तो पहले जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये है क्या, आई कहाँ से, है ना। तो और हाँ, मैं कोई झूठी बात बोलने से बचूंगा, मैं सिर्फ उतना ही बोलूँगा जितना कि आज तक की रिसर्च है। मैं एक साइंटिफिक माइंडेड इंसान हूँ, मैं साइंस पे ज़्यादा भरोसा करता हूँ, बाबाओं से कम सीखता हूँ मैं, और मुझे दुनिया के सबसे ज़्यादा बाबाओं से ही नफरत है ना। तो ध्यान देंगे, तो दर्शन क्या है, व्हाट इज फिलॉसफी, क्या है फिलॉसफी। तो आइए देखिए, दर्शन जो है, पहले हम मतलब समझ लेते हैं दर्शन शब्द का। दर्शन शब्द दृश्य धातु से बना है, दृश्य, जिसका मतलब होता है देखना। क्या होता है मतलब, दर्शन का मतलब होता है देखना, ठीक है। क्या देखना, हम भी तो देखते हैं ना कुछ ना कुछ, नहीं, ये देखना थोड़ा सा डिफरेंट है। कि दर्शन के लोग होते हैं वो गहराई से बात करते हैं, गहराई वाली चीजों को देखते हैं। तो देखिए, मैं शुरू करता हूं यहां से। तो दर्शन जो है वो एक देखना यानी कि दृश्य धातु से बना हुआ है। और क्या देखना, कोई जब आपके आसपास बहुत गहरी बात कर देता होगा तब आप कहते होंगे यार तूने तो मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए। ज्ञान चक्षु, है ना, ज्ञान चक्षु, चक्षु का मतलब क्या है, आंख, आंख देखना, पर्यायवाची शब्द है। और आपने एक शब्द और सुना होगा जिसको हम बोलते हैं प्रज्ञा चक्षु, ये वर्ड भी आपने सुना होगा। और एक शब्द और चलता है यहाँ पे, दिव्य चक्षु, दिव्य चक्षु। हम क्यों जो है कहते हैं कि यार तूने तो मेरे ज्ञान चक्षु खोल दी, तूने तुम आज मुझे दिव्य चक्षु के दर्शन प्राप्त हो गए मुझे, क्यों कहते हैं। सामान्य भाषा में आप लोगों की दुनिया में चलता ही ना कि जो है कोई गहरी बात कर देता है तो आप कहते हैं कि यार तूने तो क्या बात कही है, कितनी गहरी बात कही है। खैर, तो दर्शन जो है दृश्य धातु से बना हुआ है और जिसका मतलब होता है देखना। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो दर्शन के लिए जो शब्द चलता है वो चलता है फिलॉसफी। फिलॉसफी ये इंग्लिश में जो है वेस्टर्न में चलता है। तो फिलॉसफी ध्यान देना है, दर्शन, दर्शन शब्द और फिलॉसफी शब्द दोनों एकदम पर्यायवाची नहीं है, एकदम पर्यायवाची नहीं है, दोनों का मतलब अलग अलग है। और देखने ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक क्वाइन नाम के दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई भी दो शब्द पर्यायवाची नहीं होते। आपको अजीब लग सकता है लेकिन क्या करें, यही सच है। क्योंकि देखिए, जब आप पानी पीते हैं, पानी पीने के लिए जो है आपको प्यास लगती तो आप क्या कहते हैं, पानी, पानी चाहिए मुझे, पानी पीना है। जैसे ही आप पूजा के लिए जाते हैं तो पंडित जी क्या मांगते हैं आपसे, जल चाहिए। जैसे ही आप रेलवे स्टेशन पर होते हैं तो क्या होता है, मुझे नीर, स्वच्छ नीर। तो सबका मीनिंग तो अलग अलग हो गया ना यार, सारा पढ़ा लिखा खराब हो गया। हाँ, तो कोई भी दुनिया में दो शब्द पर्यायवाची नहीं होते, इसलिए ये भी नहीं है। तो दर्शन का मतलब है देखना। क्या देखना, क्या देखना, अभी बात करेंगे हम। और जो इसके लिए इंग्लिश में शब्द चलता है वो है फिलॉसफी। क्या चलता है, फिलॉसफी। देखिए, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक फिलॉस और दूसरा है सोफिया। फिलॉस का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है, सॉरी, फिलॉस का मतलब होता है प्यार, प्रेम, और जो आपका सोफिया है उसका मतलब होता है ज्ञान। तो फिलॉसफी का मतलब हो गया है ज्ञान से प्यार,
ज्ञान से प्यार। ज्ञान से प्यार कौन कर सकता है? जो दार्शनिक होता है, जो बहुत गहरी गहरी बातें करता है, जिसको जानने में मजा आती है, जो हमेशा पढ़ता रहता है। एक समय में जब मैं बहुत ही नास्तिक किस्म का इंसान था, जब भी मेरे सामने कोई बात ऐसी करता था कि जो है क्या धर्म बकवास चीज चल रही है, क्या भगवान है ना, इस टाइप की जो बातें चलती थी, भगवान, ईश्वर, जगत, आत्मा, ये सब बातें, तो बहुत ही माइन्यूट, एकदम बारीक लेवल का व्यक्ति था, नैरो माइंडेड जिसको आप कह सकते हैं। तो मैं कहता क्या मूर्खता वाली बातें कर रहा है। लेकिन जब मैंने फिलॉसफी पढ़ना स्टार्ट किया, जब चीज़ों को समझा, तब समझ में आया कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था। खैर एक ज़माने में इंसान सारे के सारे गधे ही होते हैं। जब उसे पता चलता है कि यार कितना बड़ा मूर्ख था, इतनी गहरी बात नहीं समझ पाया, तब उसको एहसास होता है। तो एक समय में सब गधे होते हैं। खैर अब मैं जो है ना ही पूरी तरीके से नास्तिक हूँ, ना ही पूरी तरीके से आस्तिक हूँ। मुझे इस भगवान की बनाई हुई इस जगत में विश्वास नहीं है। प्रॉब्लम ये है, वो होगा बहुत दूर होगा, अभी आते हैं। तो फिलॉस मतलब प्यार से हो गया, मतलब ज्ञान। तो ज्ञान से प्यार देखिए, मतलब कि लव फॉर विजडम, ये शब्द आपने जरूर सुना होगा। विजडम का मतलब है विवेक, ठीक है, विवेक। आप लोगों ने सुना होगा विजडम का मतलब ज्ञान, लेकिन हम विवेक इसको डिफाइन करेंगे। और जो नॉलेज होता है, नॉलेज होता है ज्ञान। देखिए मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। नॉलेज क्या है? जो आप बुक से ज्ञान करते हैं, जो आप बुक पढ़ते हैं, उससे आपको नॉलेज मिलती है, ठीक है। जो विजडम है वो जो ह्यूमन है उनका इंटरनल कॉम्प्लेक्स की तरीके से वर्क करता है। जैसे आप लोगों में से बचपन में सारे लोगों ने सुना होगा कि चोरी करना गलत बात है। क्या आप में से किसी ने चोरी छोड़ी? मुझे यकीन नहीं कि आप लोगों में से किसी ने चोरी छोड़ी होगी। लेकिन जब आपको ये पता चल गया कि चोरी करना गलत बात है, फिर कोई आपको चाह कर जो है ये समझा, मतलब जो है आपको डाइवर्ट नहीं कर सकता कि बेटा चोरी कर लो। एक समय तक हम क्या करते हैं, जो चीज़ें गलत होती हैं उनको हम जानबूझ कर करते हैं। जैसे चोरी, झूठ बोलना। आप में से हर रोज़ 10-20 तो झूठ बोलते ही होंगे और मैं भी उसमें शामिल हूँ, क्योंकि व्यवहारिक दुनिया में ऐसा चल ही नहीं सकता। तो जब समझ में आया कि हाँ चोरी करना गलत बात है, विजडम किताबों से पढ़कर नहीं आता है ना, किताबें पढ़कर विजडम नहीं आता है। विजडम होता है सुपर ईगो, जो खुद डेवलप होना बताया उसको। तो जब आपने समझ लिया कि चोरी करना गलत बात है, तो आप चोरी नहीं करते हैं। ये है विजडम। आपने बुक में पढ़ा कि चोरी करना गलत बात है, फिर भी आप चोरी कर रहे हैं, तो यानी कि आप में विजडम है ही नहीं। आपको ज्ञान तो है पर विजडम नहीं है। ये मैं सुकरात की भाषा बोल रहा हूँ। सुकरात का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सुकरात कहेगा कि यदि आप झूठ बोल रहे हैं और आपको पता है कि झूठ बोलना गलत बात है, फिर भी आप झूठ बोल रहे हैं, तो आपको नॉलेज तो है कि झूठ नहीं बोलना है, पर आपको ज्ञान नहीं, विजडम नहीं है, विवेक नहीं, ठीक है। तो देखिए, लव फॉर विजडम, विवेक। देखिए इंसान और जानवर में केवल एक अंतर मुझे लगता है, सिर्फ एक अंतर। मेजर जो डिफरेंट है वो एक ही है। तो क्या है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, इंसान को भूख लगती है, इंसान खाना खाता है। जानवरों को भूख लगती है, जानवर खाना खाता है ना। इंसानों को नींद, थकावट होती महसूस होती है तो सो जाते हैं, जानवर को नींद आती है सो जाते हैं। जानवर भी जो है मैथुन करते हैं, इंसान भी मैथुन करते हैं, है ना। जानवर अपनी कम्युनिटी में बात कर लेते हैं, इंसान भी अपनी कम्युनिटी में बात कर लेते हैं। जो एक चीज मात्र इंसानों को जानवरों से अलग करती है वो है विजडम। मैं सबसे ज्यादा
इसी को सराहना देता हूँ। सुकरात ने भी ये स्वीकारा है, बहुत सारे लोगों ने ये बताया है कि नहीं, जानवर और इंसान में सिर्फ एक ही अंतर है, वो है विजडम का। हम लोग विजडम के अकॉर्डिंग चलेंगे, जानवर विजडम के अकॉर्डिंग नहीं चल सकता। जानवर मूर्ख होता है, उसमें दिमाग नहीं होता है, इंसान के पास विजडम दिमाग होता है, इसलिए जो है वो जानवर से थोड़ा सा अलग है। यही चीज़ हमें सबसे अलग बनाती है, यही चीज़। खैर आजकल तो हम भी जानवर से कम नहीं है वैसे। खैर मैं तो ज़्यादातर जो वर्ड प्रयोग करता हूँ किसी को संबोधित करने के लिए, मैं तो कहता हूँ होमो सेपियंस, इससे ज़्यादा मैं उसको महत्व देता नहीं हूँ। किसी ने मुझसे कुछ दिन पहले पूछा कि आप क्यों पढ़ते हैं इतना, क्या मैं क्यों पढ़ना पसंद करते हैं? मैंने कहा मैं इंसान हूँ, क्योंकि मैं इंसान हूँ। तो उसको बहुत अजीब लगा, कहने लगा इंसान तो मैं भी हूँ। मैंने कहा तुम समझ नहीं पाए। उसने कहा जरा समझाओ। मैंने कहा अभी सही वक्त नहीं है, अपने आप समझ में आ जाएगा। खैर तो देखिए विवेक विजडम, विवेक के बारे में संस्कृत लैंग्वेज में एक छोटी सी लाइन आती है, विद्या ददाति विनयम। विद्या ददाति विनयम, इसका मतलब ये है कि विद्या विनय को देती है, विद्या विवेक को देती है। मतलब कि जो व्यक्ति जितना ज्ञानी होता है, जितना जानता चला जाता है, वो उतना ही विनम्र होता चला जाता है। खैर देखिए, मैंने कुछ दिन पहले कहीं एक लाइन पढ़ी कि आप किसी सब्जेक्ट के टीचर नहीं हो सकते, और ये बात मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। आजकल जो सबसे ज़्यादा एक व्यक्ति फेमस है शिक्षा की दुनिया में, डॉक्टर विकास देवीकीर्ति, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है और मेरे आदर्श व्यक्ति हैं। तो क्या हुआ कि उन्होंने भी ये बात कही कि आप किसी सब्जेक्ट के टीचर नहीं हो सकते। क्यों भाई? टीचर होना इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसा कि उन्होंने बताया था वैसा मेरे साथ भी हुआ है। उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत सारे प्रोफेसर से मुलाकात की, बहुत सारे यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े स्कॉलर से उन्होंने बात की। बात करते हुए उन्होंने अक्सर पाया कि जो व्यक्ति जिस सब्जेक्ट को पढ़ाता था, और उसने हमेशा, जो प्रोफेसर थे, उन्होंने खुद को व्यक्त करते हुए ये कहा कि मैं इस सब्जेक्ट का विद्यार्थी हूँ, मैं इस सब्जेक्ट का स्टूडेंट। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैं इस सब्जेक्ट का टीचर हूँ। भाई टीचर होना इतनी बड़ी बात होती है ना। ये इतना बड़ा ब्रह्मांड है और उस ब्रह्मांड की सारी जानकारी है आपको। ये समझ रहे किस लेवल की मूर्खता होगी कि आप यदि कहें कि मैं इस विषय का अध्यापक हूँ, टीचर हूँ। मुझे लगता है ऐसी मूर्खता करने से बचना चाहिए। हाँ, व्यवहारिक दुनिया में आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, लेकिन ये अपने आप में मूर्खता होगी कि हम कहें कि हम इस सब्जेक्ट के टीचर हैं। खैर, तो मैं बहुत तुच्छ आदमी हूँ और मैं चाहूँगा कि मेरा जो जीवन है वो एक विद्यार्थी के तौर पर ही हमेशा बना रहे। इससे बड़ा सौभाग्य और मुझे क्या होगा, है ना। खैर, तो विद्या ददाति विनयम, विनम्र हो जाता है व्यक्ति। जितनी ज़्यादा विद्या आती जाती है उतना ज़्यादा विनम्र हो जाता है। और देखिए, इसी बात को सुकरात कह रहे हैं। सुकरात जो कि ग्रीक दुनिया का, यानी कि वेस्टर्न फिलॉसफी का सबसे प्रकांड विद्वान हुआ है, सबसे बुद्धिमान इंसान आज तक की दुनिया का। वो क्या कह रहा है? सुकरात कौन थे? सुकरात जो है यूनान में रहने वाले कुरूप व्यक्ति थे और ऐसी खतरनाक तरह की बातें करते थे कि लोग उनके नतमस्तक हो जाते थे एकदम, इतनी खतरनाक है। तो ऐसी धूम मची उनके नाम की, पूछिए मत। तो लोगों ने कहा कि सुकरात आप दुनिया के सबसे बुद्धिमान आदमी, आप दुनिया को सब अच्छे से समझते हैं, आप जैसा ज्ञानी इंसान इस दुनिया में है ही नहीं। तो सुकरात ने मुस्कुराते हुए पता क्या कहा? यदि आप कहते हैं कि मैं इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान हूं तो मैं मान लेता हूं, लेकिन मैं बुद्धिमान इसी मामले में हूं क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। लेकिन जो लोग ये दावा करते हैं कि वो बहुत कुछ जानते हैं,
दरअसल वो ये भी नहीं जानते हैं कि वो कुछ भी नहीं जानते हैं। मुझे पता है आप लोगों का दिमाग गड्ढमड हो गया होगा, मैं फिर से बताता हूँ। मैं ज्ञानी इस अर्थ में हूं कि मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता, यानी कि मुझे अपने बारे में पता है कि मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन संसार के जो लोग ये दावा करते हैं कि वो लोग बहुत कुछ जानते हैं, दरअसल वो कुछ भी नहीं जानते हैं, और ये बात वो नहीं जानते हैं। शायद आई होप कि आप लोग समझ पाएंगे। आई नो दैट आई डोंट नो एनीथिंग, बट अदर्स हु बिलीव दे नो। They don't know anything. They don't know that they don't know. तो यही कहने का मतलब है कि, और सुकरात कहते हैं कि जब भी मैं कुछ पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत कम पढ़ा है। क्योंकि आप अगर एक किताब पढ़ रहे हैं ना, तो एक किताब पढ़ने का मतलब पता क्या है, उसमें 50 किताबों के और नाम लिखे होंगे। तो आपकी हैसियत तो बची ही नहीं है। लेकिन हाँ, आप उन लोगों से ऊपर हैं जो लोग मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, जो लोग नहीं पढ़ते हैं। हालांकि पढ़ना एक बहुत ही अच्छी बात है। तो हम सुकरात का नाम भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सुकरात को ज्ञान से प्रेम था, और आधुनिक समय में एक व्यक्ति हुए हैं जिनसे हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, श्री नेहरू, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। अमेरिकन जो है एजुकेशनल फिलोसफर हैं वो, उनका नाम है जॉन डीवी। जॉन डीवी उनका नाम है, और उन्होंने जो है एक छोटी सी लाइन बोली, जो कि मुझे लगता है कि आपको जो है सुनना चाहिए। और क्या बोला उन्होंने वो मैं बता देता हूँ आपको। उन्होंने कहा कि Education is not preparation of life Education is life in itself। इस वाक्य का मतलब क्या है? शिक्षा जीवन को तैयार करने का माध्यम नहीं है, शिक्षा ही जीवन है। समझे? शिक्षा जीवन को तैयार करने के लिए नहीं होती है ना। नौकरी करना बहुत छोटी बात है, शिक्षा ही जीवन है। जॉन डीवी ये समझाना चाह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप यहाँ तक मेरे साथ साथ चल रहे होंगे। आज आप लोगों के साथ दो बातें होंगी। या तो आज से आपको फिलॉसफी से मोहब्बत हो जाएगी, या तो आज आपको फिलॉसफी से नफरत हो जाएगी। मन में दो भाव आ सकते हैं। ये जो चेहरे खिले हुए हैं ना, इसके दो ही भाव हैं, या तो नफरत या तो प्यार। क्यों? क्योंकि समझना पड़ेगा ना, इतनी गहराई वाली बातें हैं हमारी सभ्यता में। क्यों हमें जो है बाबाओं से सीखना है भाई? आप आज का एक इंटरेस्ट तो खत्म होगा ही। एक प्रयोग कर रहे हैं, अगर देखते हैं अच्छा लगेगा तो और बात करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, बंद करेंगे, है ना। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए, आपने कुछ नाम सुने होंगे। आपने गौतम बुद्ध का नाम सुना होगा, आपने एक जो है महावीर स्वामी का नाम सुना होगा, महावीर, ठीक है। आपने गुरु नानक का नाम सुना होगा, नानक का नाम सुना होगा। आपने जो है अरविंदो, जो दक्षिण भारत के व्यक्ति थे, उनका नाम सुना होगा। आपने शंकराचार्य का नाम सुना होगा। और भी बहुत सारे नाम हैं, मैं जो मेजर है उन लोगों के नाम बता रहा हूं आपको। बुद्ध, पहला नाम जो इसमें बुद्ध का है वो क्या है? बुद्ध 6th सेंचुरी BC में उनका जीवन काल है। देखिए क्या हुआ बुद्ध के साथ।
राजा के बेटे थे। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो जो ज्योतिषी के व्यक्ति थे, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि आपका बेटा वैराग्यवादी हो जाएगा, मतलब संन्यास धारण कर लेगा। तो राजा ने कहा कि ऐसा होने नहीं दूंगा। बुद्ध को एक बहुत बड़े महल के अंदर रखा गया, उनको दुनिया की सारी सुख सुविधाएं दी गई। एक बार बुद्ध ने कहा कि चलिए, मुझे अपने सेनापति से कहा कि चलिए मुझे नगर दिखाइए। तो जैसे ही बुद्ध निकले घर से बाहर, तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ व्यक्तियों को देखा। एक लाश को देख लिया, मैं सीक्वेंस नहीं एग्जैक्टली याद कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने अपने मंत्री से पूछा, क्या लोग मरते भी हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ मरते हैं। ये बुद्ध के जीवन का सबसे बड़ा आघात था, बहुत दुख हुआ उनको। दूसरा, आगे चलकर एक बूढ़ा आया उनके सामने, तो बुद्ध ने कहा कि लोग ऐसे भी हो जाते हैं? जब पूछा तो मंत्री ने कहा हो जाते हैं। आगे चलकर एक अंधे को देख लिया, तो बुद्ध ने पूछा लोग ऐसे भी होते हैं? तो मंत्री ने कहा हाँ ऐसे भी होते हैं। एक भिखारी को देख लिया, ऐसे ऐसे कुछ लोगों को देखा। तो बुद्ध बहुत ही दुखी हुए और जब घर आए तो टूटे हुए थे। तो उन्होंने उसी वक्त डिसाइड किया कि हम संन्यास लेंगे और घर छोड़कर जाएंगे। मतलब इंसान जब तक सुख सुविधा में डूबा रहता है, चिपका रहता है, तब तक उसे लगता है कि असली दुनिया बस इतनी ही है, बाकी सब बेकार है ना। तो उनको एहसास हुआ कि नहीं, दुनिया और भी है, दुनिया में और भी है कुछ। जैसे कुएं का मेढक होता है ना, उसको लगता है कि असली जिंदगी तो यही है, इतनी ही दुनिया है और इस दुनिया का मैं ही राजा हूँ। जब उसको बाहर आता है तो उसको औकात अपनी पता लगती है। तो क्या हुआ कि बुद्ध ने अपने राजमहल को त्याग दिया और चले गए। जब चले गए तो बुद्ध ने कई वर्षों तक महर्षियों के पास बैठकर कुछ बात की, उनको सुकून नहीं मिला। 6 साल के बाद अचानक उनको कुछ महसूस हुआ। क्या महसूस हुआ? कहते हैं ज्ञान प्राप्त हुआ। कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या ज्ञान था? कौन सा ज्ञान था? कैसा ज्ञान था? अचानक बुद्ध जो है शांत हो गए। इतने सवाल थे, इतने मन दुखी था। अचानक बुद्ध जो है शांत हो गए और उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। क्या ज्ञान था? क्या फिजिक्स थी? क्या केमिस्ट्री थी? मैथ था? क्या था? सांसारिक ज्ञान है ना। अभी बात करेंगे आगे चलकर, सीरीज जब स्टार्ट होगी। ऐसे ही व्यक्ति हुए महावीर, आपने नाम सुना ही होगा, जैन धर्म के संस्थापक। 2 वर्षों तक बेचारे परेशान रहे। 2 वर्षों तक जब परेशान रहे तो अचानक मतलब जो है 12 वर्ष लगभग इनको ज्ञान प्राप्त करने में समय लग गया। इनका ज्ञान कैसा था? किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त हुआ इनको? गुरु नानक बहुत परेशान थे। एक बार जो है नदी पार करते हुए जा रहे थे, 3 दिन जंगल में रुके, उनको कुछ प्राप्त हुआ। क्या ज्ञान था वो? सिख धर्म के संस्थापक हो गए। यहाँ बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के प्रतिपादक हो गए, है ना। और महावीर जी जो है जैन धर्म के संस्थापक हो गए। नानक जी जो है सिख के प्रतिपादक हो गए। अरविंद घोष का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया और उसके बाद जेल में उनको कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या था? शंकराचार्य। और शंकराचार्य का नाम लेते हुए मुझे थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि शंकराचार्य ऐसी बातें करते हैं कि दिमाग की नसें फटने लगती हैं कि यार इतना गहरा आखिर कोई इंसान सोच कैसे सकता है। शंकराचार्य कहते हैं कि देखिए, ये दुनिया जो ना, ये दुनिया कुछ नहीं है। आप भी कुछ नहीं है, आप भी कुछ नहीं है। जितने लोग देख रहे हैं वो भी कुछ नहीं है। शंकराचार्य जो है सत्ता को खारिज करते हैं। वो अल्टीमेट रियलिटी बताते हैं कि ब्रह्म है, ब्रह्म। शंकराचार्य दुनिया को 3 लेवल पे डिफाइन करते हैं। हम जब बात करेंगे तब बताएंगे, अभी बताना ठीक नहीं होगा।
बस ये समझ लीजिए कि शंकराचार्य अंतिम रूप से ब्रह्म को स्वीकारते हैं, अंतिम सत्ता ब्रह्म है। ये आप ध्यान रखिए और आगे चलकर हम इससे बात करेंगे, वरना अभी आपका दिमाग, मैं नहीं चाहता कि, है ना, तो आज सीखने का प्रयास करेंगे कि आखिर फिलॉसफी क्या है, क्या था ऐसा। और शंकराचार्य 33 साल की अवस्था में चले गए हैं, जीवन उनका समाप्त हो गया और 33 साल की अवस्था में ऐसी फिलॉसफी देके गए हैं कि आज तक की फिलॉसफी लगता है कि उसके सामने बच्चा है। आज तक बेचारे सारे के सारे लोग परेशान उनके सामने। क्या बात है। अच्छा, तो भारत में 9 दर्शन हुए, ठीक है, भारत में 9 दर्शन हुए हैं जिनकी हम चर्चा आगे चलकर करेंगे, ठीक है। अब हम ये जानने का थोड़ा सा प्रयास कर लेते हैं कि आखिर ये फिलॉसफी जन्मी कहां से, है ना। हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी क्या है, तो बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी, ठीक है। देखिए, ऐसा मानते हैं, साइंस ऐसा बिलीव करती है कि 15 करोड़, है ना, ईयर एगो, यानी कि 15 बिलियन ईयर एगो जो आपका ब्रह्मांड है, यूनिवर्स, उसका एक्सपेंशन होना स्टार्ट हुआ। कैसे स्टार्ट हुआ? कुछ लोगों का मानना है कि अचानक बिग बैंग थ्योरी इस पर काम करती है। देखिए, कहते हैं, साइंस ऐसा प्रमाणित करती है, ज्योग्राफी पढ़ना हो तो अगर आपको पहला चैप्टर पढ़िएगा पता चलेगा कि एक छोटा सा कण था, उसमें जो है इतना घर्षण था और उसके जो फटने का मतलब एक मटर के दाने जितना आकार का एक टुकड़ा था, वो अचानक फटा और घर्षण इतनी तेज था कि 1 सेकेंड के अंदर इस ब्रह्मांड का जो विस्तार था बहुत अनंत हो गया। धीरे धीरे और विस्तार होता चला गया। आज बताते हैं कि ब्रह्मांड अनंत है, हमें नहीं पता कितना बड़ा है ना। तो 15 करोड़ वर्ष पहले इस ब्रह्मांड का उदय हुआ, एक तरीके से एक्सपेंशन होना स्टार्ट हुआ। चलिए, कुछ लोग ये बात कहते हैं कि ये ठीक डेट जो है 13.4 है या 13.6 बिलियन ईयर एगो है, जैसा जो है ये मोटा समझना है। तो बिग बैंग असली चीज मानी जाती है, बिग बैंग। और कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत पहले से था, एक बहुत बड़ा बॉल था। जैसे प्रयोग करके देखते हैं, एक गुब्बारा लीजिए, उस पर छोटे छोटे पेन के डॉट बना दीजिए, उसको आप उसमें गैस फिल कीजिए, तो क्या होगा, गुब्बारे का आकार बढ़ने के साथ साथ उस पर जो आपने डॉट बनाए हैं वो भी बढ़ेंगे, है ना। तो ऐसे होगा। अब देखिए, 4.6 बिलियन ईयर एगो जो ये हमारी अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है ना, जो पृथ्वी है उसका फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, यानी कि बनी, एक तरीके से कह सकते हैं। 4.6 बिलियन ईयर एगो हमारी जो पृथ्वी है, 4.6 करोड़ साल पहले इस पृथ्वी का उदय हुआ। जो हमारा सौरमंडल है उसका निर्माण होना स्टार्ट हुआ। और ध्यान रखना है, शुरुआत में जो पृथ्वी थी वो एक जलते हुए आग का गोला थी, ठीक है। फिर देखिए, जिसमें एक पृथ्वी है और 7 ग्रह और हैं, एक सूर्य है और चंद्रमा है और बहुत सारे एस्ट्रॉइड कॉमेट्स हैं। और आपको पता ही होगा, आप जानते ही होंगे कि 2005 की स्विट्जरलैंड में एक बैठक हुई थी, है ना, प्लैनेट की। तो उसमें प्लूटो जो आपका ग्रह था, पहले 9 थे, उसको अब ड्वार्फ प्लैनेट बोल दिया गया है। तो अर्थ 4.6 करोड़ साल पहले इसका उदय हुआ। अच्छा, धीरे धीरे 3.7 करोड़ साल पहले क्या हुआ, इस पृथ्वी पर जीवन आ गया। पृथ्वी पर जीवन,
पहली बात ध्यान रखना है, जमीन पर नहीं आया था, नहीं, ये आया था आपका समुद्र में, ठीक है, समुद्रों में आया था। और ये भी बता दूं मैं, पृथ्वी हमेशा बदलती रही है, अब भी बदल रही है। जैसी आज पृथ्वी आपको दिखती है शुरुआत में वैसी नहीं थी। जितने सारे आज के कॉन्टिनेंट हैं वो सारे के सारे एक जगह थे, और जो आज सारे समुद्र हैं वो भी सारे एक जगह थे। कैसे? तो दो चीजें मैं बता देता हूं। एक था आपका पैंजिया, ठीक है, पैंजिया, और एक था आपका पैंथलासा, ठीक है। पैंजिया वो है जहां पर सारे कॉन्टिनेंट एक सबमर्ज थे। पैंथलासा वो है जहां पर आपके सारे समुद्र एक जगह पे सबमर्ज थे। तो सबसे पहले जो जीवन आया है वो समुद्रों में आया 3.7 करोड़ साल पहले। अच्छा, अभी हम नहीं आए हैं कहीं से भी, ध्यान रखना है, हमारी हैसियत समझ लीजिए। मतलब बिना बात की हीरो नहीं बनना है। ये मत किसी के सामने कहना कि जानते हो मुझे मैं कौन हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये भूल से मत बोलना, हैसियत है नहीं हमारी। देखिए इसके बाद अभी हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। पैंजिया पैंथलासा हो गया। अब देखिए जो 3.7 करोड़ वर्ष साल पहले है, एक थ्योरी है क्रिएशनिज्म। यानी कि धीरे धीरे अब जो जीवन समुद्र में सबसे पहले पनपा वो धीरे धीरे जमीन पर आने लगा। बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म विहीन जो जीव थे वो धीरे धीरे अब जमीन पर आने लगे, रेंगने वाले। अच्छा, अभी तक हमारी हैसियत कहीं पर भी नहीं आई है। आज मोटा मोटा बात कर लेते हैं। देखिए आज के 1.2 करोड़ साल पहले, ईयर एगो, आज के 1.2 साल पहले क्या हुआ, जो आपने शब्द सुना होगा प्राइमेट्स। आई होप कि आपने ये वर्ड सुना होगा प्राइमेट्स 1.2 साल पहले, यानी कि थोड़े से बुद्धिमान स्पीशीज इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुई है, ठीक है। ये प्राइमेट्स दो भागों में थे। पहले जो दो पैरों पर खड़े हो गए, दो पैरों पर खड़े होने वाले, दूसरे वो जिनमें चिंपैंजी हो गया आपका, और आपका ओरांगुटान हो गया, आपने नाम सुना होगा ये हो, ओरांगुटान हो गया। और तीसरा जो आपका गोरिल्ला है ना, एप्स। ये सारी की सारी एप्स की प्रजातियां हैं, ध्यान रखना है। तो प्राइमेट्स में एक वो जो दो पैरों पर खड़े हो गए, और एक वो जो एप्स की प्रजाति है, चिंपैंजी, ओरांगुटान और गोरिल्ला, ये लोग, ठीक है। इसके आगे अब जब दो पैरों पर जो लोग खड़े हो गए थे, जो स्पीशीज दो पैरों पर खड़े हो गए, पहले ऐसे से चलते थे, पेड़ों पर जो है चल रहे हैं, ठीक है, और जमीन पर आना नहीं है। जैसे ही जमीन पर आए तो दो हाथ तो फ्री हो गए उनके। अब क्या हुआ कि जब दो हाथ फ्री हो गए तो यहाँ वाली एनर्जी तो यहाँ आने लगी है ना। तो धीरे धीरे इंसानों का दिमाग बढ़ने लगा, जो स्पीशीज थी उसका दिमाग डेवलप होने लगा, ठीक है। अब देखिए, और इस घटना को कहते हैं बाइपेडलिज्म, ठीक है। चार पैरों से दो पैरों पर आने की जो आपकी प्रोसेस है उसको कहते हैं हम बाइपेडलिज्म, ठीक है। जो दो पैरों पर स्पीशीज आई थी उनमें से जिस नाम है पहला, आपने एक नाम सुना होगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस, आपने नाम सुना होगा निएंडरथल, ठीक है। ये दोनों नाम आपने सुने होंगे। देखिए क्या हुआ, कहते हैं कि
आज से लगभग 55 लाख साल पहले, आज से 55 लाख साल पहले जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस स्पीसीज थी होमो सेपियंस की, और जो निएंडरथल स्पीसीज थी इंसान की, वो पृथ्वी पर आई, है ना। तो जब ये पृथ्वी पर आई तो इनका लंबे समय तक पीरियड चला, है ना। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते बढ़ते ये स्पीसीज अचानक क्या हो गई, लुप्त हो गई, ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। ध्यान रखना है, पृथ्वी पर 5 बार जीवन आया है और 5 बार जीवन समाप्त हो चुका है। हम 5वीं बार हैं और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम, है ना, समाप्त होने की ओर। देखिए, आज से 25 लाख साल पहले क्या हुआ, जो आपका होमो हैबिलस नाम सुना होगा, होमो हैबिलस, एक स्पीसीज, एक नई स्पीसीज ने इस पृथ्वी पर कदम रखा। और मैंने जैसा आपको बताया, एक छोटी सी चीज ध्यान देने वाली ये है कि जो निएंडरथल थे, निएंडरथल, उनका दिमाग बहुत बड़ा था। जो आपके होमो हैबिलस हैं उनके दिमाग से काफी बड़ा था, और वो दिमाग इतना मजबूत शार्प था कि पूछो ही मत। मार मार के कचरा बना देता ऑस्ट्रेलोपिथेकस को, इतनी खतरनाक स्पीसीज थी निएंडरथल। मैं एक बुक का जिक्र कर रहा हूँ, उसी से सारे कम ये बहुत कुछ उससे लिया है, वहाँ से भी जो सोर्सेस हैं। युवाल नोआ हरारी एक व्यक्ति हैं, उनकी बुक है सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। वो बुक जो है आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, उससे मैंने ये रेफरेंस लिए हुए हैं। मैं आपको कोई झूठ नहीं बता रहा हूँ, मैं पहले ही कह दे रहा हूँ, जो आज तक की रिसर्च है मैं उन्हीं पे बात कर रहा हूँ। तो वो सेपियंस बुक है, उससे रेफरेंस कुछ है यहाँ पे। तो देखिए क्या हुआ, 25 लाख साल पहले होमो हैबिलस आया, वो भी चला गया, निएंडरथल भी चला गया, आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस था वो भी चला गया। और युवाल नोआ हरारी साहब कहते हैं कि पता नहीं अभी शायद 5 या 6 स्पीसीज ऐसी और हों पृथ्वी के अंदर, उनके फॉसिल हो, जो कि आज के इंसानों को खोजना बाकी रह गया। दरअसल हम इस पृथ्वी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं एक्चुअल में। दुनिया में एक चीज ध्यान देने योग्य बात ये, हम लोग जो कहते हैं ना कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, इतना सब जान गए हैं, कुछ नहीं। साइंस ने दावा किया है कि 0.0001% आज तक का हम जान पाए इस ब्रह्मांड का, ठीक है। अच्छा, यहां तक आते आते क्या हुआ, हाँ, इस पृथ्वी पर ये साइंस ने दावा किया है, और सेपियंस बुक में भी ये दावा है कि 1 ट्रिलियन स्पीसीज इस पृथ्वी पर थी, ऐसा वो दावा करते हैं। जिसमें से क्या हुआ है कि बहुत सारी, इस एक ट्रिलियन का मतलब है 1 लाख करोड़ स्पीसीज, जिसमें से हम पता है कितने का पता लगा पाए हैं, 18 लाख स्पीसीज का हम लोगों ने अभी तक पता लगा पाया है। और बाकी जो स्पीसीज थी कहते हैं कि वो लुप्त हो चुकी है या फिर अभी खोजी जानी बाकी है। क्योंकि देखिए 4 बार इस पृथ्वी से जीवन समाप्त हो चुका है। वल्केनो, एस्टेरॉइड, इस वजह। डायनासोर एक जमाने में बहुत हीरो बनता था, चला गया, है ना, कहता था कि मुझसे बड़ा कोई नहीं। अब देखो इंसान उसी दिशा में है कि हमसे बड़ा कोई नहीं। देखो इनका क्या होता है। खैर, तो 18 लाख स्पीसीज का हम लोगों ने अभी तक पता लगा पाया है। होमो हैबिलस खत्म, निएंडरथल खत्म, ऑस्ट्रेलोपिथेकस खत्म। ये क्या चल रहा है भाई? तो आप देखिए आगे अब क्या हुआ है। अभी तक हम लोगों का नामो निशान नहीं आया है। आज की जो स्पीसीज है होमो सेपियंस की, उसका नामो निशान नहीं आया है। देखिए आज के 3 लाख साल पहले
इस पृथ्वी पर एक नई स्पीसीज आई है जिसको आज जानते हैं होमो सेपियंस। ठीक है, जिसको आप कहते हैं कि प्रागैतिहासिक मानव या प्राग्ञ मानव जिसको आप बोलते हैं। तो आज से 3 लाख साल पहले इस पृथ्वी पर होमो सेपियंस नाम की स्पीसीज आई है। ठीक चल रही है, प्रोसेस चल रहा है धीरे धीरे सीखने समझने का। अब देखिए क्या हुआ, आज से 70,000 साल पहले, 70,000 साल पहले क्या हुआ कि इंसान का जो ब्रेन था ना, इंसान के जो ब्रेन था उसमें एक हो गई दिमागी क्रांति। दिमागी क्रांति इसको बोलते हैं कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन। कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन है ना, ठीक है, कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन। देखिए कैसे होगा, मैं समझाने का प्रयास करता हूं। अभी तक क्या हुआ, स्पीसीज आई तो पेड़ पर हैं, फल खा रहे हैं, है ना, मतलब ही नहीं, दिमाग ही नहीं तो मतलब ही नहीं है। दिमाग जिस इंसान के पास होता है ना वो बहुत बेचैन रहता है, प्रॉब्लम ये है। तो देखिए क्या हुआ, होमो सेपियंस है, इनका दिमाग तो चलता ही है, दिमाग तो डेवलप हो रहा है ना भाई। जो 2 पैरों की एनर्जी थी वो कहाँ आएगी, ब्रेन में आएगी। ब्रेन डेवलप हुआ, पेड़ पर चढ़े फल खाने के लिए, अचानक बारिश होने लगी। अब सोच रही है क्या आफत आ गई। अचानक क्या हुआ कि ओले गिरने लगे, ये क्या आफत आ गई। अचानक जो है धूप निकल आई बहुत तेज, ये क्या आफत आ गई। तो कल्पनाएं चल रही हैं, गढ़ रहा है इंसान। अचानक कोई जो है पेड़ से नीचे गिर गया है और वो बोल ही नहीं पा रहा है, न जवाब दे रहा है। तो इंसान बड़े परेशान है कि आखिर हो क्या गया है, बड़े कंफ्यूज हैं, क्या चल रहा है, क्या नहीं बोलेगा, चला ही गया हमेशा के लिए। एक जगह पे कुछ दिन रुके, वहां से चले गए, वहां के 1-2 बचे थे वो मर गए। ये क्या चल रहा है, अभी उनको पता नहीं कि मरना क्या होता है, अभी उनको ये भी नहीं पता कि जीना क्या होता है, जन्म क्या होता है, इनको नहीं पता है। परेशान है, घबराए हुए हैं कि आखिर क्या चल रहा है। अचानक नदी से बाढ़ आ गई, क्या हो गया ये, तो बहुत परेशान है कि आखिर चल क्या रहा है आखिर। और इंसान होने का अकेला मतलब है परेशान होना, इन्हीं परेशान जिंदगी का जुस्तजू होना, है ना। तो बड़े परेशान है, ये क्या हो गया। तो अचानक उन लोगों ने कल्पनाएं गढ़ना स्टार्ट किया और इसको ही कहते हैं कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन। उन्होंने क्या किया, इमेजिनेशन करना स्टार्ट किया। उनके दिमाग ने इमेजिनेशन करना स्टार्ट किया और उनका दिमाग अब बढ़ रहा है इंटेलिजेंस की तरफ। ठीक है, उनके अंदर अब क्या आ गई है, मेमोरी आ गई है। कैसे, इमेजिनेशन कौन कर सकता है। आप किसी बंदर से कहिए कि भाई एक काम करो, अपने दिमाग में एक क्रिकेट का मैदान सोचो, सोच पाएगा, नहीं सोच पाएगा। आप किसी बिल्ली, कुत्ते या किसी जानवर से कहिए कि अपने दिमाग में जरा इमेजिनेशन करो, इस काम की या फिर इस सवाल की इमेजिनेशन करो, ये सवाल कैसे होगा, इस विचार के बारे में सोचो जरा, कर पाएगा। ये केवल ह्यूमन में था, किसमें, ये चीजें केवल ह्यूमन कर सकता है, केवल और केवल कौन कर सकता है, ह्यूमन कर सकता है। ठीक है, इमेजिनेशन ह्यूमन करेगा, इंटेलिजेंट ह्यूमन है। अब देखिए क्या हुआ, इमेजिनेशन चल रही है, बहुत हाई इमेजिनेशन चल रही है कि आखिर ये धूप निकलती क्यों है, शाम क्यों होती है, ठंड क्यों होती है, बारिश क्यों होती है, क्यों लोग क्यों नहीं बोलते हैं, लोग मर ही जाते हैं, क्या चल रहा है जिंदगी में। अचानक कुछ भी हो गया है, अचानक किसी को हार्ट अटैक आ गया, मर गया, पता ही नहीं चला, है ना। अचानक किसी को कुछ बीमारी हो गई, सांप ने काट लिया है। तो चल रहा है धीरे धीरे कि आखिर है क्या ये। तो देखिए अब जो है
आ रहे हैं हम धीरे धीरे। जब इंसानों ने इमेजिनेशन, इंटेलिजेंस, मेमोरी, विचार करने लगे वो लोग, तो क्या हुआ कि उन्होंने लैंग्वेज बनाना सीख लिया। धीरे धीरे लैंग्वेज बना ली। कैसे? आपस में बात करने के लिए कुछ तो चाहिए ना। आ करने से काम तो चलेगा नहीं ना। वो बंदरों में चल जाता है, कुत्ते में चल जाता है, इंसान में नहीं चलता है। यही तो खासियत है इंसानों की। और मजेदार बात क्या है सबसे ज़्यादा, कि आप किसी बंदर को ये विश्वास दिला नहीं सकते कि मरने के बाद तुम्हें अगले जन्म में या फिर स्वर्ग में तुम्हें यहाँ पे मुझे आप कुछ दे दीजिए। आप लोग समझ पाएंगे या नहीं मुझे कम भरोसा है। खैर मैं और इसी तरीके से बताता हूँ। आप किसी बंदर को पुनर्जन्म की अवधारणा समझाइए और उससे कहिए कि बंदर जी आप एक काम कीजिए, आप मुझे इस जन्म में एक केला दे दीजिए और मरने के बाद तुम्हें अपने जन्म में, अगले जन्म में या फिर स्वर्ग में आपको दर्जनों केले नसीब हो जाएंगे। आपने जो पुण्य कमाया है मुझे केला देकर, स्वर्ग में आपको बहुत सारे केले उसके बदले में मिल जाएंगे। मुझे लगता है कि ये गधापन इंसानों के अलावा और कोई नहीं कर सकता। ये बंदर को विश्वास आप नहीं दिला सकते। इसलिए पश्चिम में एक दार्शनिक हुए हैं जिनका नाम है परमाइडीज, और मेरे ख्याल से उन्होंने बुक लिखी है जिसका नाम है पेरी इप्सुस। ठीक है, तो पेरी इप्सुस एक बुक है जिसमें जिक्र मिलता है कि भगवान ने यदि मुझे बनाया, ठीक है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पेरी इप्सुस उस बुक का नाम है और उसमें ये एक्सप्लेनेशन मिलती है कि भगवान ने इंसान को बनाया, इस पर मुझे संदेह है। इंसानों ने भगवान को बनाया, इस पर मुझे संदेह नहीं है। ये दो लाइन मैंने अपनी जोड़ी है। तो उसमें जिक्र इतना मिलता है कि यदि घोड़े, कुत्ते, बैल, गधे, शुअर तथा अन्य सरीसृपों के पास सोचने, समझने या फिर तर्क करने की क्षमता होती, विचार करने की क्षमता होती, बोलने की क्षमता होती, तो मेरा ख्याल है कि उनका ईश्वर भी महान कुत्ता, महान बकरा, महान सुअर, महान गधा जैसा महान होता, जैसा महान राम, महान कृष्ण, महान ब्रह्म, महान शिव, उनमें क्या होता? महान बकरान, महान सुअरान, महान गधान। तो इंसान, ये इंसानों ने बना रखा है सब। खैर, क्योंकि फ्री है ना। अब इंसान सबसे बड़ी समस्या पता क्या है? कि आपका पेट भरा हो और आप खाली बैठे। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा बदकीमती काम है एक तरीके से। अब यही था इन लोगों के साथ। पेट भरा, दिमाग तो है ही, दिमाग डेवलप हो रहा है, तो सोच रहे हैं कि ये दुनिया कैसे बनी, हम कहाँ से आए, हम चक्कर काट रहे हैं, रात दिन क्यों होते हैं, ये सब क्या चल रहा है भाई, बारिश क्यों हो रही है? तो सोचेंगे ना भाई, क्योंकि फ्री हैं। और भरे पेट इंसान क्या क्या करता है। तो आप जो है अब उस कविता का मतलब यहाँ पे समझ सकते हैं कि गोली खाकर पहले के मुंह से निकला राम, जिसका पेट भरा था उसके मुंह से निकला राम, दूसरे के मुंह से निकला माओ, है ना, मार्क्सवाद जो चीन में चलता है, तीसरे के मुंह से निकला आलू। और इन लोगों का तो पेट भरा है, तो ये लोग सोच रहे हैं कि सूरज मतलब जो है रोशनी क्यों होती, रात क्यों होती। और जिसका पेट नहीं भरा होता है तो उसको सपना किसका आता है? रोटी का। हाँ, तो पेट जब भरा होता है तो सपना जो है ये आता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी सत्ता क्या है। और जब पेट खाली होता है तो क्या होता है? तब ये होता है कि सपना आता है रोटी का। जब भूख होती है ना, जो भूख होती है वो बासा नहीं देखती है, 2 दिन धरी हुई रोटी नहीं देखती है। एक बार ध्यान दीजिए बहुत ज़्यादा। खैर, आगे चलते हैं, क्या क्या हुआ आगे। अभी हम लोगों की हैसियत आई नहीं है कहीं से भी। अभी हम 70,000 साल पहले ही हैं।
ठीक है, देखिए 70,000 साल पहले से अब डायरेक्ट आप आ जाइए 10,000 साल पहले, क्योंकि हमें जिक्र मिलता है कि आज के जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट हैं उनमें हड़प्पा सिविलाइजेशन में दावा किया गया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन 8,000 साल पुरानी संस्कृति है और उस संस्कृति में साइंस का ठीक ठाक प्रयोग होता था। ठीक है, आज की जो हमारी प्लास्टिक सर्जरी है उसके साक्ष्य वहां मिलते हैं। जो आप नकली सोना बनाने की तरकीब है पश्चिम के लोग अपनाते हैं वो वहां मिलती है। जादू टोना जो आज चलता है वो वहां से आता है, वहां डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। तो 10,000 साल पहले क्या हुआ कि जो इंसान है ना, एक तरीके से यहां हो गया है नियोलिथिक रिवॉल्यूशन। नियोलिथिक रिवॉल्यूशन क्या है? तो नियोलिथिक रिवॉल्यूशन का मतलब ये है कि जब इंसानों को ये समझ में आ गया है कि जो फल मैंने खाए थे वो फल कहीं पे गिर गए हैं और उन्हीं बीजों से इस पेड़ की ये पेड़ जो है प्राप्त हुआ है, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर वही बीजों इसी बीज से ये पेड़ ग्रो किया है। अच्छा, तो इंसान खेती करना सीख गए और खेती करने को कहते हैं नियोलिथिक रिवॉल्यूशन। उन लोगों ने जान लिया है कि खेती कैसे करेंगे। और देखिए जब खेती करना उनको समझ में आ गया, खेती करना जब समझ में आ गया तब एक चीज बड़ी हो गई। एक ही अभी तक क्या था, हर दिन जो है भोजन की तलाश में कहीं कहीं जाना है। अब जो खेती करना आ गया है तब यहाँ हो गया है सरप्लस प्रोडक्शन, यानी कि जितनी मेहनत कर रहे थे उससे ज़्यादा उनको सरप्लस प्रोडक्शन उनकी जो फसल है उगने लगी। तो कुछ लोग तो एकदम फ्री हो जाएंगे जब सरप्लस प्रोडक्शन होगा। तो जब सरप्लस प्रोडक्शन होगा और जब कुछ लोग फ्री हो जाएंगे तो कहेंगे कि भैया अब चलो दर्शन कुछ खेलते हैं। अब जब पेट भरा है तब क्या करेंगे, हम दर्शन खेलेंगे। ठीक है, कुछ चलिए सोचते हैं। पेट भरा होगा तो फिलॉसफी आएगी। अब उस कविता का मतलब समझिए, ध्यान रखना है। मैं दो चीजें यहाँ आने से पहले मैं दो चीजें यहाँ बता देता हूँ। पहली, जो इस ब्रेन था होमो सेपियंस था वो बहुत ही क्रूशियल साबित हुआ। एक तरीके से क्रूशियल ब्रेन मतलब कि तार्किक करने की क्षमता इतनी ज़्यादा थी, इमेजिनेशन करने की क्षमता इतनी ज़्यादा थी कि पूछिए ही मत, तभी ऐसा होता है। अच्छा, जो होमो हैबिलस था, अगर मैं ब्रेन की आइडेंटिटी बताऊं, जो होमो हैबिलस समाप्त हो गया, होमो हैबिलस जो समाप्त हुआ उसके जो ब्रेन का साइज था वो 5 से 700 सेंटीमीटर क्यूब था। जो होमो सेपियंस हैं पुरुष, है ना, जो होमो सेपियंस पुरुष हैं, इसको मैं अभी फिर से बताता हूं आपको। होमो सेपियंस जो है, होमो सेपियंस जो पुरुष हैं, पुरुषों का दिमाग 1200 सेंटीमीटर क्यूबिक था और जो महिलाओं का दिमाग था वो 1170। आज की जो लेटेस्ट रिसर्च है उसमें ऐसा बताया गया। और जो लोग स्त्रियां लड़कियां देखें तो प्लीज जो है मुझे गालियां मत देना, क्योंकि ऐसी साइंस रिपोर्ट कहती है, मुझ में हमला मत कीजिएगा, क्योंकि मैं अपना नहीं बोल रहा हूँ, है ना, बाकी सारे आरोप तो आपके अपने। तो होमो सेपियंस का जो ब्रेन था वो बहुत ही क्रूशियल साबित हुआ। अच्छा, और इनका जो प्री कॉर्टेक्स था, प्री कॉर्टेक्स जहां पर विचार आते हैं, ये जो है ना आपका ये मत्था, ये बहुत ही सोचने समझने तर्क करने की क्षमता यहाँ पर सबसे ज्यादा विकसित होती है। अच्छा, और इसको हम कहते हैं लोगोटॉमी कहते हैं। देखिए जब आप अपनी नायिका को प्रपोज करते हैं, है ना, तब क्या कहते हैं, यहाँ पे ऐसे बैठ के दो पैरों पर ऐसे करते हैं ना,
तो एक चीज बता दूं, ये कुछ नहीं करता है। इसका काम ये है कि बस ब्लड को सर्कुलेट करना है। अगली बार जब आप अपनी नायिका को गुलाब दे तो ऐसे देना, लेफ्ट ब्रेन पर ऐसे रखना और तब गुलाब देना अपने उसको, जो है प्रेमिका को। क्यों? क्योंकि जो विचार हैं वो लेफ्ट ब्रेन में आते हैं। जब आप हाईली थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाईली थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत तार्किक दिमाग चल रहा है आपका, तो यानी कि आपका लेफ्ट वाला जो ब्रेन है वो बहुत एक्टिव है, क्योंकि लॉजिक यही आता है, ज्ञान यही आता है। और जो राइट ब्रेन है उसमें इमोशंस आते हैं, एक्सप्रेशन आते हैं। तो अगली बार नायिका को गुलाब देते समय यहाँ पे हाथ रखना, तब गुलाब देना। फिर कहेगी ये क्या है, इसमें इमोशन आते हैं, इसमें विचार आते हैं। अच्छा चलिए लौटते हैं फिर से एक बार। हाँ, तो अब हम आते हैं सरप्लस प्रोडक्शन पर। जैसे ही सरप्लस प्रोडक्शन हुआ वैसे ही दर्शन का विकास होना स्टार्ट हो गया। ठीक, सरप्लस प्रोडक्शन मेरे लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि मैं शांत नहीं बैठ सकता। या तो मुझसे कुछ कराते रहो या फिर मुझे अकेला छोड़ दो पढ़ने के लिए। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, खाली नहीं बैठ पाता हूँ। अच्छा, इन लोगों का तो पेट भरा था, तो इन लोगों को फिलॉसफी तो आएगी ना भाई। अच्छा, इसलिए अभी हम आएंगे। अब देखिए, तो भैया दर्शन की नींव कहाँ से कैसी की पड़ी। आइए हम एक तरफ रख लेते हैं इंडिया में और एक तरफ रख लेते हैं वेस्ट में। हालांकि कुछ लोग जो है चाइना, जापान, फिलीपींस इसको भी मानते हैं कि ये भी वेस्ट ही है। मतलब जो भारत का छोड़कर बाकी है वो सारा का सारा वेस्ट है। ये दुनिया के वो गधे हैं जो समझ नहीं पाते हैं कि वेस्ट क्या है, वेस्टर्न फिलॉसफी क्या है। चीन में जैसे माओवाद हुआ है, ताओ है ना, ताओ एक धर्म है। जापान में शिंतो हुआ है। अच्छा, भारत में दर्शन की जो नींव है वो सबसे प्राचीन है। पूरी दुनिया से जो सबसे प्राचीन दर्शन, ज्ञान, विज्ञान की जो रिसर्चेस हैं वो सबसे ज़्यादा प्राचीन भारत में ही हुई है। ये भूल से भी मत कहना कि जो हुआ है इंडिया में ही हुआ है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन ये कहना गधापन होगा। ओके, कुछ दिन पहले मेरी एक हाई कोर्ट के वकील से बात हो रही थी। तो क्या हुआ कि उसने पता क्या बोला, धीरे धीरे बात चलते चलते उसने कहा कि क्या जानते हो ऐसे वेद पुराण के बारे में, क्योंकि मैं तो एकदम नास्तिक किस्म का इंसान, भगवान को मानता नहीं मैं। तो उसने कहा देखिए, उसने कहा वेद के बारे में क्या ख्याल है आपका, उपनिषद के बारे में क्या जानते हो। तो मैंने कहा सर मुझे लगता है कि लिखे गए हैं, रचे गए हैं 1500 BC के आसपास और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो उसने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो जरा बताओ इंसान कहाँ से आए हैं। तो मैंने कहा इवोल्यूशन हुआ है उनका धीरे धीरे। उसको समझाना मतलब लंबी थ्योरी थी। मैंने कहा इवोल्यूशन के प्रोसेस से हुआ है। अब क्या था, उसने जो मुझे ज्ञान दिया, मैं क्या कहूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख मुझे वही लगता है। और मैं ये सोचने के लिए हैरान हूँ कि कोई हाई कोर्ट का वकील इतना मूर्ख कैसे हो सकता है। उसने पता क्या कहा, उसने कहा पहले सवाल का जवाब, जो वेद और पुराण है ना, वेद इतने पुराने हैं कि जितना पुराना हिमालय नहीं है। मुझे अंदर से इतनी हंसी आई, मैंने सोचा कि बस। और फिर क्या हुआ, दूसरे क्वेश्चन का आंसर ऐसा दिया कि कहता है कि अच्छा इंसान बनते हुए किसी ने देखा है? किसी ने देखा ही नहीं है। अगर इंसान बंदर और चिंपैंजी की स्पीशीज है, इवोल्यूशन हुआ, तो किसी ने देखा है क्या? तो मुझे लगा कि भाई हार ही मान लेता हूँ, है ना, कौन फर्जी करना टाइम वेस्ट करेगा। तो दुनिया में गधों की कमी नहीं है। मतलब हिमालय जितना पुराना, हिमालय 65 लाख साल पहले, जब गोंडवाना लैंड, जो पैंजिया आपका मैंने बताया था, पैंजिया 2 भागों में विभाजित हुआ, एक यूरेशिया और दूसरा
जो आपका गोंडवाना, और 65 लाख साल पहले इस हिमालय का निर्माण हुआ है। और वो कह रहा है वेद उतने पुराने, उससे भी पुराने। मैं सोचता हूँ कि यार वो स्क्रिप्ट बची कैसे होगी, क्योंकि बाढ़ तो आई होगी ना, है ना, तूफान भी आए होंगे, ज्वालामुखी भी फटा होगा, तो बचा कैसे रह गया इतने दिनों का। और इंसान वहां तक तो इंसान पहुंच ही नहीं सकते थे। और वो ये कहता है कि जो वेद हैं किसी ने रचे नहीं है ना, वो अर्चनीय है, दूसरी जगह से आए हैं, दूसरे लोग से आए, भगवान द्वारा रचे गए हैं, और भगवान का नामो निशान नहीं कहीं पे। और रही दूसरे सवाल का जवाब, यदि आपने अमेरिका नहीं देखा है, यदि आप अमेरिका कभी नहीं गए, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि इंडिया मतलब वर्ल्ड मैप में अमेरिका है ही नहीं। तो गधेपन का चरम स्तर है, ऐसे लोगों से बचना चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए देखिए, भारत में जो दर्शन है वो लगभग कहते हैं कि आज से 4000 साल पहले, 4000 साल पहले भारत में दर्शन की नींव पड़ी। 4000 साल पहले। जब हम बात करेंगे इंडियन फिलॉसफी की, मेरा एक वीडियो है, लेकिन हम फिर से शुरू कर रहे हैं, तो एक बार हो सकेगा तो मैं फिर से आपके सामने आऊँगा और बताऊँगा आपको। अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं तो जाके देख सकते हैं भारतीय दर्शन। तो 4000 साल पहले आज से दर्शन का कुछ लोगों का मानना है बस, ठीक है, वरना प्रमाणित है कि इंडिया में जो दर्शन की नींव है वो 2000 साल, तो 2000 BC है, यानी कि आज से 4000 साल पहले, ठीक है, आज से 4000 साल पहले यानी कि 2000 BC। आप लोग AD और BC का मतलब समझते होंगे। 2000 साल पहले इंडिया में दर्शन का विकास होना स्टार्ट हुआ, और वेस्ट में 6th सेंचुरी BC, ठीक है। एक कवि हैं जिनकी एक लाइन है, उन कवि का नाम भूल रहा हूं। इस संसार को, उनकी कविता का कुछ अर्थ इस प्रकार है, इस संसार को हम ही ने शिक्षा दान की, विज्ञान की, व्यवहार की, आचार की, इस टाइप का कुछ है। और उसमें मुझे लगता है कि एक सब ठोक देना चाहिए दर्शन की भी, क्योंकि दर्शन भी सबसे पहले इंडिया में ही विकसित हुआ है। प्राचीन ऋषि मुनि जो तपस्या करते थे, वो लोग जंगलों में बैठकर वो लोग तपस्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि चल क्या रहा है। प्रचंड फिलॉसफी तो तब की है, आज की फिलॉसफी बच्चा है। वेस्टर्न फिलॉसफी एकदम अलग है, इंडियन फिलॉसफी एकदम अलग है। ये बात ध्यान देने योग्य है। कैसे? इंडियन फिलॉसफी स्पिरिचुअल है ना, और वेस्टर्न फिलॉसफी थिंकिंग वाली है। देखिए, भारत में दर्शन का जो विकास चल रहा है ये, अब देखिए दूसरी बात, दर्शन जो है भारत में 9 दर्शन है। भारत में कितने दर्शन है? 9 दर्शन है। 6 आस्तिक दर्शन है, ठीक है, और 3 नास्तिक दर्शन है, ठीक है। आस्तिक नास्तिक का मतलब ये मत समझ लीजिएगा, जो दर्शन वेदों को प्रमाणित नहीं मानते हैं तो वो दर्शन है नास्तिक, और जो दर्शन वेदों को प्रमाणित मानते हैं वो है आस्तिक। आपकी दुनिया वाला ये नहीं है यहाँ पे आस्तिक और नास्तिक। जो भगवान को मानता है वो आस्तिक, जो भगवान को नहीं मानता है वो नास्तिक। यहाँ पे वो इसका मतलब वो नहीं, दर्शन में इसका मतलब अलग होता है। तो दर्शन में जो दर्शन वेदों को मानता है वो है आस्तिक, और जो दर्शन वेदों को नहीं मानते हैं वो है नास्तिक। इसमें से 6 दर्शन ये, प्लस इसमें से 2 दर्शन और जैन और बौद्ध, ठीक है। जैन और बुद्ध भी इसमें शामिल कर लेंगे हम। जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन जब शामिल कर लेंगे तभी 8 दर्शन कहते हैं कि जो जीवन है ना वो दुखमय है, ठीक है। और जो बचा हुआ एक दर्शन है, 9 दर्शनों में भारत के सिर्फ एक दर्शन ऐसा है जिसका नाम है चार्वाक दर्शन। वो कहता है अरे तुम नहीं जानते हो, जीवन दुखमय नहीं है,
जीवन जो है, जीवन सुखमय है। कैसे? चार्वाक कहते हैं कि भैया यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, उधार लेकर घी पियो। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन न कृतः। एक बार शरीर के जल जाने के बाद फिर कुछ नहीं बचेगा, इसलिए जितना भोग कर पाना है भोग लो। जैन लोग कह रहे हैं कि नहीं, संयम का पालन करो। चार्वाक कह रहे हैं क्यों, हम तो पैदा इसलिए हुए हैं। तो समस्या इन लोगों के सामने खड़ी हुई बहुत बड़ी। तो चार्वाक दर्शन कहता है जीवन है सुखमय। बाकी 8 दर्शन ऐसे हैं जो मानते हैं कि जीवन है दुखमय। अच्छा, आगे आइए। आगे आते हैं। जिस समय वेस्ट में फिलॉसफी जन्मी, उस समय हमारे यहाँ कौन कौन से पता है आपको? पश्चिम में सबसे पहला जो दार्शनिक है वो है थेल्स, जिसको हम थेलीज भी कहते हैं। ठीक है, थेल्स कहता है कि ये दुनिया जो है पानी से बनी है। हालांकि जो है फिर कहेंगे ये आग कैसे उत्पन्न हो जाती है, वो खैर ज्यादा प्रमाणित नहीं है। यूनान में ये सारे के सारे हैं। कौन कौन हुआ? हेराक्लाइटस कहता है कि भैया ये दुनिया जो है ना परमाणुओं से बनी हुई है। परमाइडीज एक दार्शनिक हुए उनके बाद। फिर जो है हम किसको ले सकते हैं? हेरोडोटस एक दार्शनिक भी थे, जिनको आप कहते हैं इतिहास के पिता। अरस्तु तो सुकरात, प्लेटो, उसके बाद चलते ही चले गए हैं। डेमोक्रिटस है ना, तो जिस समय 6th सेंचुरी BC थेल्स पहला दार्शनिक हुआ वेस्ट में, उस वक्त हमारे यहाँ कौन कौन थे? बुद्ध थे, महावीर थे, है ना, चार्वाक भी थे, और भी बहुत सारा दर्शन था। तो हमारा दर्शन तो इन लोगों का दर्शन तो बच्चा है हमारे सामने। ये तो 6th सेंचुरी BC आए हैं, और इससे पहले जीवन चल रहा था, दर्शन चल रहा था, है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि इंडिया जो है, खैर पुराने समय में हम बहुत विकसित थे, बहुत ज्यादा विकसित थे। बीच में अचानक क्या हुआ कि कह सकते हैं आपकी अटैक हुआ, इस वजह से हम पीछे हो गए, या फिर आप कोई दूसरी वजह मान लीजिए कि हम पीछे रह गए। अच्छा, आज की जो वेस्टर्न फिलॉसफी है उसके सामने भारतीय दर्शन बच्चा। पता क्या होगा? आप कहेंगे चलो दर्शन पढ़ते हैं। कांट जो वेस्टर्न फिलॉसफी का मेरा सबसे प्रिय दार्शनिक है, सबसे गहरा, तो कहेगा दर्शन खेलना, आओ खेलते हैं, आओ खेलो, लो चॉकलेट लो, खेलो। इस तरीके की बात करेंगे। वो बहुत गहरा सोचा है। उसके बाद तार्किक, यहाँ है स्पिरिचुअल। अच्छा, पश्चिम में जो बात आपकी हेराक्लाइटस कह रहे हैं, भारत में वही बात बुद्ध कह रहे हैं। जो बात सुकरात कह रहे हैं वही बात बुद्ध कह रहे हैं। जो बात आपके परमाइडीज साहब कह रहे हैं वही बात आपके जैन साहब कह रहे हैं, महावीर साहब। कैसे? हेराक्लाइटस कहता है कि ये दुनिया जो है ना बदलती रहती है, परमाणु जो है बदलते रहते हैं, और यही बात बुद्ध साहब कह रहे हैं। कैसे? पर हेराक्लाइटस कहता है कि आप एक नदी में 2 बार नहीं नहा सकते। कैसे? जिस नदी में आपने पैर रखा था वो पानी गुजर चुका है, और जिस नदी में आपका सर जाएगा वो अलग होगा, इसलिए बदल रहा है। और वैसे भी हमारी जो बॉडी है वो भी बदलती रहती है। कहते हैं कि 7 साल में इस शरीर की एक कोशिका बदल जाती है, और हर वक्त कोशिकाएं बदल रही हैं, मर रही हैं, हम बदल रहे हैं हर एक सेकेंड। तो ये दुनिया जो है बदलती रहती है, अणुओं से बनी है। अच्छा, बुद्ध कहते हैं मध्यम मार्ग अपनाइए।
सुकरात कहते हैं मध्यम मार्ग अपनाइए। महावीर कहते हैं भैया संयम का पालन करिए, सुकरात कहते हैं संयम का पालन कीजिए। तो बहुत सारी समानताएं, बहुत सारी। चलिए, यहां तक आते आते मेरा ख्याल है कि आप लोग ये बात समझ पाए होंगे कि दर्शन का इतिहास क्या है। आई होप सो कि आप लोग ये बात अच्छे से समझ पाए होंगे। खैर, यहाँ से आगे जो हम बात करेंगे वो बात होगी हमारी लगभग अब कि दर्शन किन प्रश्नों के उत्तर देता है, कि दर्शन किन प्रश्नों के उत्तर देता है, उस पर बात करेंगे अब हम। जो तो सरप्लस प्रोडक्शन का सारा खेल है, तो दर्शन किन प्रश्नों के उत्तर देता है, किन प्रश्नों के उत्तर देता है। देखिए, चलिए जान लेते हैं किन प्रश्नों के उत्तर देता है। यहां तक आप लोग समझ पाएंगे दर्शन क्या है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, ये दुनिया कैसे बनी, मरने के बाद क्या होगा, आत्मा होती है क्या ईश्वर होते हैं, जगत का असली सच क्या है, मरने के बाद क्या होता है, ये सारे सवाल है ना। तो बात करेंगे इस पे। चलिए, दर्शन जो है दर्शन को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, पहली चीज है मेटा फिजिक्स, दूसरी चीज है एपिस्टेमोलॉजी, तीसरी चीज है आपकी एक्सियोलॉजी। ठीक है, मेटाफिजिक्स को कहते हैं हम तत्वमीमांसा। अब समाज के आम नागरिक से कहिए कि भैया तत्वमीमांसा आप दर्शन पढ़ाते हैं। दर्शन जो है, दर्शन की 3 शाखाएं होती है। पहली होती है मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी। मेटाफिजिक्स को कहते हैं तत्वमीमांसा। ये क्या होता है, घबरा जाएगा वो ये शब्द सुनकर, नहीं पढ़ेंगे दर्शन। तो आप शब्दों पे ध्यान मत दीजिएगा, शब्द थोड़े से कठिन हैं, हालांकि समझेंगे तो आ जाएंगे। मेटाफिजिक्स, तत्वमीमांसा में कुछ चीजें हैं, कुछ पार्ट्स हैं। पहली चीज है कॉस्मोलॉजी, दूसरी चीज है आपका थियोलॉजी, और तीसरी चीज है आपकी साइकोलॉजी। ठीक है, कैसे देखिए, कॉस्मोलॉजी का मतलब है कि भैया सृष्टि, मैं एकदम प्योर हिंदी वर्ड आपके सामने लेकर आया हूं आज। सृष्टि मतलब कि इसको कभी कभी हम सृष्टि मीमांसा, मतलब तत्व मीमांसा में पार्ट है, सृष्टि मीमांसा बोलते हैं कॉस्मोलॉजी को। और इसका पहला सवाल है कि ये संसार कैसे बना। आप लोगों ने धारणा बना रखी होंगी कि ये जो है बिग बैंग मैंने बताया था, ये एक हाइपोथेसिस है, प्रमाणित नहीं हुआ है। धर्म के लोग क्या कहेंगे, कनेक्शन वहां से है, वहां से ऊपर से सारा का सारा भगवान का किया धरा है। और इसका परफेक्ट आंसर ये है कि नो वन नोज हाउ यूनिवर्स ऑरिजिनेटेड। कोई नहीं जानता है कि दुनिया कैसे बनी। साइंस का भी ये सवाल है, साइंस भी परेशान कि दुनिया बनी कैसे है। धर्म का भी ये सवाल है कि दुनिया बनी कैसे, आखिर संसार बना कैसे। दर्शन का भी सवाल है कि दुनिया बनी कैसे आखिर। तो देखिए, थियोलॉजी का मतलब है ईश्वर मीमांसा। ईश्वर मीमांसा मतलब कि ईश्वर है या
नहीं है। ईश्वर है या नहीं? तो कुछ लोग कहेंगे अरे बिल्कुल है, सवाल ही पैदा नहीं होता ना होने का। तो ये है चरम मूर्खता। ये लोग कहते हैं नहीं है, कुछ नहीं है ईश्वर, ये भी चरम मूर्खता। कैसे? दोनों गधे हैं, हमें नहीं पता। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये है, क्योंकि आप ये साबित कर नहीं पाएंगे कि ईश्वर है, आप ये खारिज कर नहीं पाएंगे कि ईश्वर नहीं है। ठीक है, तो इससे अच्छा होगा साथ साथ चलिए, है ना। नहीं जानते तो नहीं जानते बस, अरे कम से कम मैं जानता हूँ कि नहीं जानता। तुम लोगों को तो ये भी नहीं पता कि तुम कुछ भी नहीं जानते हो। मजेदार। देखिए पढ़ने का मजा कब है पता है आपको? पढ़ने का असली मजा तब है जब आप किसी से दो सवाल पूछ सके, आप पूछ सके, कोई बाबा कोई व्यक्ति आपको गधा ना बना सके। तो कहे कि देखो ये इसमें ना 36 तर्क हैं पूरे। आपने दर्शन पढ़ा है, आप कहेंगे अरे 37वां भी सुन लेते, ये भी जान लेते। घबरा जाएगा। क्यों भाई? दर्शन जो है धार्मिक लोगों से हमें लेना है, हम अपने हिस्से की बाबा क्यों नहीं बन सकते? क्यों? तो मुझे लगता है समाज में चर्चाओं का स्तर बेहतर होना चाहिए, तो समाज बेहतर बनेगा। और शायद हम इसीलिए भी इतने पीछे हैं क्योंकि हमें चर्चा करने का इतना मौका नहीं मिला, इसीलिए बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हो पाया। और देखिए तो ईश्वर है या नहीं पता नहीं। ठीक है, साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान का मतलब है कि आत्मा से जुड़े जितने भी सारे सवाल हैं, आत्मा से जुड़े प्रश्नों का जवाब कौन देगा? साइकोलॉजी। कैसे? क्या आत्मा है, नहीं है? धर्म के कर्मकांडी गधे कहेंगे कि आत्मा अजर अमर होती है, मरने के बाद आत्मा निकल जाती है शरीर से, इस टाइप की गधापन करते हैं, है ना। मरने के बाद पुनर्जन्म होता है, ये भी दर्शन का पार्ट है। खैर, मैंने इस पर बात की हुई है। तो आत्मा से जुड़े प्रश्न कौन देगा? साइकोलॉजी देगा। पश्चिम में एक दार्शनिक हुआ था 17वीं सेंचुरी में, जिसका नाम है डेकार्ट। तो डेकार्ट भाई साहब इतना परेशान इंसान तो कोई और ही हो सकता है। डेकार्ट परेशान है कि भाई एक शरीर है, ठीक है, शरीर सोचता है। अगर दुनिया 5 चीजों से बनी है तो पांचों चीजें तो सोच नहीं सकती। देखिए फिजिकल बॉडी तो सोच नहीं सकती। मैं अगर डेकार्ट की थोड़ी सी भाषा आपको समझाऊं, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, मैं डेकार्ट की थोड़ी सी भाषा आपको समझाऊं तो डेकार्ट कहता है कि भैया देखिए आत्मा, क्या आत्मा है या नहीं, उसने साबित किया। कैसे? देखिए कैसे। डेकार्ट कह रहा है कि एक फिजिकल बॉडी है, ठीक है, और एक सोच रहा है। तो सोचने वाला कौन है? क्योंकि फिजिकल बॉडी तो सोच नहीं सकती। आपको जब बुखार होता है तो बुखार किसको होता है? बॉडी को होता है। मैं को तो बुखार नहीं होता है। बट आप कहीं जा रहे होते हैं तो कहते हैं मैं जा रहा हूं, तो एक फिजिकल बॉडी जा नहीं सकती, फिजिकल बॉडी सोच नहीं सकती। तो इसलिए वो सोच रहा है। डेकार्ट कह रहा है कि यार एक चीज है सोचना और दूसरी चीज है आत्मा। तो सोच कौन रहा है यार? अब लोग चेहरे पर जो भाव है ना कि यार कुछ मिल गया, वो भी यही सोच रहा था। 2 कौड़ी का एकदम निष्कर्ष। इसी बेस पर उसने आत्मा को साबित किया है। कैसे? उसने बाद में एक वाक्य दिया जिसको हम बोलते हैं कॉजिटो उर्बू सुम। इसका मतलब ये है कि आई थिंक देयरफॉर आई एम एंड आई डाउट देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, मैं डाउट करता हूं इसलिए मैं हूं। मैं सोच रहा हूं, ठीक है, एक व्यक्ति सोच रहा है और एक व्यक्ति डाउट भी कर रहा है। तो ये डाउट करने वाला कौन है और सोचने वाला कौन है? तो कुछ तो है। ये मैं क्या है? मैं आत्मा है। तो इस बेस पर उसने जो है आत्मा को साबित कर दिया। तो लोगों ने डेकार्ट से सवाल पूछा
कि भाई आत्मा मिल गई डेकार्ट? तो डेकार्ट ने कहा हाँ आत्मा मिल गई। तो डेकार्ट ने कहा कि जो सोचता है ना वो आत्मा है। तो लोगों ने सवाल पूछा तो डाउट कौन करता है? तो डेकार्ट का सारा खेल धरा रह गया। अच्छा आगे चलिए, बड़ी मजेदार बातें हैं। तो आत्मा को खारिज हो गई आत्मा। हालांकि अभी हाल ही में एक साइंटिस्ट ने आत्मा को जो वजन बताया 21 ग्राम बताया ना कि दुनिया में गधों की कमी नहीं है। आत्मा कोई कैसे साबित कर सकता है भाई? आत्मा एक विचार जैसी है। कैसे? आप किसी कमरे में बंद हैं और आप ये कह रहे हैं कि भाई दरवाजा खोल दो, जो है मेरे विचार मेरे बाहर छूट गए हैं वो अंदर आ जाएं। या फिर मैंने आज मार्क्सवाद पढ़ा है और मेरा मार्क्सवाद लाइब्रेरी में छूट गया है, दरवाजा खोलो और उसको आने दो। ये गधापन। तो विचार का ग्राम नहीं होता, विचार मस्तिष्क है, अनकॉन्शियस है। तो आत्मा भी ऐसे ही। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि भाई जब इंसान मरता है तो कांच तोड़कर आत्मा बाहर निकल जाती है। कांच तोड़ने की वजह दूसरी चीज रही होगी, आत्मा ऐसा कुछ नहीं करेगी। ठीक है, प्रकाश देख लीजिए, लाइट देख लीजिए आप, लाइट बिना कांच तोड़े अंदर आ जाता है तो वो तो आत्मा है ना। तो साबित नहीं हो पाया कि आत्मा है या नहीं। हाल में एक साइंटिस्ट हुए, उनका कुछ नाम तो भूल रहा हूँ, जब आत्मा पे बात करेंगे, आत्मा एक बहुत बड़ा टॉपिक है। क्या क्या सोचा लोगों ने, लेटेस्ट डॉक्यूमेंट क्या कह रहे हैं उससे बात करेंगे। तो उसने बताया कि आत्मा का वजन जो है 21 ग्राम होता है। तो मुझे लगा कि लोगों ने सवाल पूछे, बाद में वो खारिज हो गया। हालांकि उसने आत्मा का वजन कैसे बताया होगा मुझे तो समझ नहीं आता है। तो भारत में बौद्ध दर्शन जो है और जो आपका चार्वाक दर्शन है, ये दो दर्शन ऐसे हैं जो आत्मा को खारिज करते हैं, आत्मा की सत्ता को। और बाकी जो 7 दर्शन बचे आपके, वो जो है आत्मा को स्वीकारते हैं, आत्मा को स्वीकारते हैं। बिल्कुल। कैसे? बुद्ध कहते हैं कि देखिए जैसे मोमबत्ती नहीं होती, एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जल जाती है, पहली बुझ जाती है। इस प्रकार प्रोसेस होता है। तार में जैसे करंट नहीं फ्लो करता है, उसी तरीके से आत्मा फ्लो करती है। ठीक है। तो बौद्ध दर्शन आत्मा को नहीं मानता है एग्जैक्टली। चार्वाक भी आत्मा को नहीं मानता है। चार्वाकों का अलग ही नजरिया रहता है भाई, उनसे ना देखा नहीं जाता है। वो कहेंगे कि देखो, उनके सामने कोई मुर्गा जा रहा हो, मुर्गा, तो कहेंगे आह बड़ा मस्त है, 4 किलो मांस होगा इसमें, बड़ा जो है टेस्टी मुर्गा होगा ये, चलो चलो लाओ काटो। उनका ये रहता है, खाओ पियो मौज करो बस। नैतिक दुनिया में आग लगा देंगे वो तो। खैर आगे चलिए। एपिस्टेमोलॉजी पे आते हैं। एपिस्टेमोलॉजी क्या है? एपिस्टेमोलॉजी को कहते हैं हम ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा। कैसे पता करें कि भाई आपका ज्ञान प्रमाणित है या नहीं है? आपके ज्ञान की सच्चाई क्या है? कैसे जाने कि आपने जो हमें बताया वो एकदम सही होगा? हैं? देखिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लेते हैं एक ब्लैक पेन यहाँ पे है, ठीक है, और ये प्रकाश हुआ और यहाँ पे आपकी जो है आईज है ना, ये आपकी आईज है। आपने जैसे ही ब्लैक मतलब पेन को देखा, ठीक है, तो इस पेन की जो रेस थी वो आपकी आई तक पहुंची और आईज ने न्यूरॉन्स की मदद से माइंड को ये संकेत दिया, सिंबल दिया कि यहाँ पे एक ब्लैक पेन है। ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि आपको पता ही नहीं चलता है। इसलिए तो देखिए, हमें ये भी नहीं पता है कि ये पेन सच में है या नहीं है। हम इस पेन को एग्जैक्टली नहीं जानते। अभी जादू करके दिखाऊंगा कैसे। अभी बस ये जान लेते हैं कि ज्ञान प्रमाणित है या नहीं। हम ज्ञान मीमांसा में समझते हैं, इसका प्रयास ज्ञान मीमांसा में समझते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, उसके बाद
तो आगे ज्ञान मीमांसा, तो आपने पहचाना कैसे कि ये पेन है? कैसे पहचाना? संकेत मिले आंख को, आंख ने माइंड को संकेत दिया तुरंत, और जैसे ही संकेत पहुंचा और माइंड ने जवाब दे दिया कि ये पेन है, आपने बता दिया। आपसे पूछा जाए ये क्या है? आपकी आंखों की जो सिंबल है, मतलब आंखों की जो प्रतिबिंबित है रेज है, वो इस पर पड़ेगी, और जैसे ही रेज आपकी आंखों से न्यूरॉन से जुड़कर माइंड को संकेत देंगी, आपको तुरंत बताना, आप तुरंत बता देंगे कि एक मार्कर है। लेकिन ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि आपको पता ही नहीं चलता है। ये सारे प्रोसेस होते हैं बहुत धीरे धीरे। खैर, उसके बाद आइए एक्जियोलॉजी पर। किसी की जिंदगी खराब करना हो ना, उसको आप भेज दीजिए ज्ञान मीमांसा पढ़ने के लिए, बेचारा लौट के आएगा नहीं, इतनी गहरी गहरी चीजें आएंगी। देखिए, एक्जियोलॉजी है मूल्य मीमांसा। मूल्य मीमांसा क्या है? मूल्य मीमांसा एक्जियोलॉजी जो है दो भागों में विभाजित है, एक है एथिक्स और एक है एस्थेटिक्स। कैसे? एथिक्स का मतलब है नीति मीमांसा, नीति मीमांसा, ठीक है, जिसमें हम नैतिक दुनिया की बात करते हैं। एथिक्स है सौंदर्य शास्त्र, मतलब कि इसमें कंसेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा सब्जेक्टिविज्म, है ना? इसमें पढ़ना पड़ेगा ऑब्जेक्टिविज्म, इसमें पढ़ना पड़ेगा कल्चरलिज्म। कैसे? सब्जेक्ट का मतलब ये हुआ, दो चीजों के जवाब दीजिए एस्थेटिक में। सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है या वस्तु में होती है? आप कहेंगे कि जिस अवस्था के आप हैं, तो आप कहेंगे कि देखने वाले की आंखों में होती है। तो मैं आपको बता दूं, तो फिर ताजमहल क्यों सबको सुंदर लगता है भाई? क्योंकि ताजमहल एक वस्तु है ना? आपने अभी कहा था सुंदरता देखने वाले की आंखों में, और अभी कह रहे हैं कि जो है ताजमहल सबको सुंदर लगता है। अब तो भाई परेशानी हो गई ना, कंफ्यूजन हो गया। वो तो वस्तु ही आंखें हैं। और ऐसे ही अपनी नायिका, जो नायक होते हैं, प्रेमी होते हैं, प्रेमी प्रेमिकाओं की दुनिया होती है, उसमें जो है हर नायक को अपनी नायिका का चेहरा बहुत अच्छा लगता है? तो आंखें तो सुंदर ही नहीं फिर। बड़ी समस्या है ये, इसका जवाब देना नामुमकिन है एक तरीके से कि सुंदरता आंखों में है या वस्तु में। बड़ा मुश्किल है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कल्चर। दुनिया के सबसे बड़े मूर्खतेपन में एक मूर्खता ये है कि उन्हें, कुछ लोगों को लगता है कि वो यूनिक हैं और जो वो देखते हैं वैसा कोई नहीं देखता है। कैसे? हम नहीं देखते हैं, हमारी आंखें, हमारा दिमाग, हमारे कल्चर, हमारे समाज ने निर्धारित किया है। जो समाज ने हमको दिखाया है वही हम देख पाते हैं, ठीक है? ऐसे ही आज मैं कुछ पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि अफ्रीका में कल्चरल डांस एक है, फोक डांस है, उसमें स्त्रियां डांस कर रही हैं और बहुत ही अलग ट्रेडिशन है, इंडिया से एकदम भिन्न। तो मैं तो देख के दंग रह गया एकदम, और इंडिया का अलग ही है। तो समाज, आपकी आंखें समाज ने निर्धारित की है, आपकी विचारधारा समाज ने निर्धारित की है, ठीक है? ज़्यादा हीरो मत बनिएगा। आपकी हैसियत मैंने अभी बताई थी क्या थी, है ना? कुल मिला के 2700 साल पुराना इतिहास है, 4000 साल पुराना इतिहास है हम लोगों का। इससे ज़्यादा हैसियत है नहीं हमारी आज तक की दुनिया में। ज़्यादा हीरो मत बनिए आप लोग। आइए, सब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। ये समझाने से पहले कि आप कितना जानते हैं, मैं एक दार्शनिक हैं 18वीं सेंचुरी में, कांट नाम का एक दार्शनिक हुआ है वेस्ट में, जर्मनी में। वो उसने जो है
एग्नोस्टिसिज्म, हाँ एग्नोस्टिसिज्म, उसने विचारधारा दी है अज्ञेयवाद। अज्ञेयवाद का मतलब है, क्या मतलब है, मैं समझाने का थोड़ा सा प्रयास करता हूँ जिससे आप बोर ना हो। मैं कहूँ कि ये जो पेन है ये क्या है, आप कहेंगे मार्कर, कांट कहेगा मार्कर नहीं है ना, तो आप कहेंगे तो क्या है, कांट कहेगा पता नहीं। ये एक प्लास्टिक की धातु से, प्लास्टिक से बना हुआ लगभग 15 जो है सेंटीमीटर का एक नुकीला ऑब्जेक्ट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब कि जो अल्टीमेट रियलिटी है इस मार्कर की हम नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि हमें पता ही नहीं है। ईश्वर है, कांट कहेगा पता नहीं। कैसी बात कर रहे हो? नहीं है, पता नहीं। आत्मा है, पता नहीं। नहीं है, पता नहीं। तो कांट कहेगा कि अभी पता नहीं। ये सबसे अच्छा विचार है और मैं भी इसी को फॉलो करता हूँ। सबसे अच्छा यही है। क्यों दावा करना बेवजह का, सर फोड़ना, है ना। आइए थोड़ी देर और झेलिए, उसके बाद जाइए। देखिए, तो लैंग्वेज बनी, परिवार बना, विधायिका बनी, कार्यपालिका बनी, सब कुछ बना। अच्छा, लगभग हमने फिलॉसफी की बातें बहुत सारी कर ली हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, जो हमारी साइंस है, साइंस किस पे चलती है? पूरी साइंस एक सिद्धांत पे टिकी हुई है, कार्य कारण नियम। मतलब कि अगर आपको गाल पे आपने आके किसी ने थप्पड़ मारा है तो इसका मतलब है आपने कुछ किया है। अगर नदी बह रही है तो इसका कुछ कारण है। धूप निकल रही है तो इसका कुछ कारण है ना। बारिश हो रही है तो इसका कुछ कारण है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है तो इसका कुछ कारण है। ठीक है, तो साइंस कार्य कारण नियम के सिद्धांत पर चलती है। अच्छा, जो फिलॉसफी है वो सवाल खड़े करता है। कैसे सवाल खड़े करता है भाई? साइंस का व्यक्ति कहेगा कि जो है एक परमाणु होता है, परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। फिलोसोफर कहेगा एकदम ठीक, और आगे बढ़ो। साइंटिस्ट कहेगा बहुत ही गर्व महसूस करते हुए, परमाणु के अंदर नाभिक चक्कर लगा रहा है। तो फिलोसोफर पता क्या कहे? चुप से जाएंगे, धीरे से बोलेंगे, जिसने चक्कर लगवाया वो कौन है? आप कहते हैं कार्य कारण नियम से चल रही है, तो चक्कर लगवाया किसने? कोई तो है, जिसने लगवाया वो कौन है? अब साइंस फिर से परेशान। दरअसल फिलोसोफर जो होते हैं ना, दार्शनिक, उनका काम है साइंटिस्टों को परेशान करना। तो फिलोसफी जो है सवाल खड़े करती है। अच्छा, आपने आज तक दुनिया में देखा होगा कि कौवे काले होते हैं, आपने देखा ही है। ठीक है, ये एक फैक्ट नहीं है ना। जिस दिन एक कौवा सफेद आपको दिख गया, उस दिन आपकी सारी धारणाएं, सारे फैक्ट खत्म हो जाएंगे और आप ये मानने को बाध्य हो जाएंगे, नहीं, कौवा काला नहीं होता, कौवा और भी तरीके का हो सकता है। ठीक है, हाँ। अच्छा, उसके बाद देखिए, तो एक व्यक्ति हैं नागार्जुन साहब। नागार्जुन एक दार्शनिक हुए थे जिन्होंने एक सिद्धांत दिया है चतुष्कोटि। ठीक है, चतुष्कोटि एक सिद्धांत है जिसका मतलब है नहीं है, या तो है या तो नहीं है। आप लोगों का दिमाग भारी भारी हो रहा होगा, मैं समझाने का प्रयास करूंगा। और ना तो है और ना तो नहीं है।
इसका मतलब है एक बार क्या हुआ, नागार्जुन के चक्कर में फंस गए थे एक राजा। तो नागार्जुन ने उनको समझाया कि भाई समझो जरा फिलॉसफी क्या है। एक्चुअल में नागार्जुन से मिलने आया एक व्यक्ति, तो उसने कहा कि नागार्जुन हम तुमसे मिलने आए, चलो हमारे साम्राज्य। तो नागार्जुन ने कहा कि अच्छा कौन, कहाँ से आया? तो अच्छा उस राजा जो था उसका नाम था मिलिंद, मिलिंद पन्हो सुना होगा आपने। तो मिलिंद ने कहा कि मैं राजा हूँ, इस जगह से आया हूँ और वो मेरा रथ खड़ा। तो नागार्जुन ने कहा कि रथ कहाँ है, रथ कहाँ है? तो नागार्जुन ने कहा कि वो क्या खड़ा है? नागार्जुन ने कहा वो रथ कहाँ है? और फिर नागार्जुन ने सवाल किया किस रास्ते से आया? तो नागार्जुन ने कहा कि इस रास्ते से। नागार्जुन ने कहा जो रास्ता बीत गया है वो हो ही नहीं सकता, है ना, जो आया है हो ही नहीं सकता, और जो बीत गया है, जो आया है वो ना ही हो सकता है, ना कि कोई रास्ता आ भी नहीं सकता है। ठीक है, नागार्जुन सोच रहा है मैं आया हूँ या नहीं आया हूँ, फिर घबरा गया उसकी बात में। फिर नागार्जुन ने कहा कि मैं सच में आया हूँ, मेरा रथ खड़ा है। नागार्जुन ने कहा रथ कहाँ है? तो मिलिंद ने कहा वो क्या खड़ा है? नागार्जुन ने कहा कि रथ कहाँ है? ये तो घोड़े हैं, 2 पहिए हैं और एक लकड़ी का बना हुआ है, बस रथ कहाँ है? नागार्जुन बेचारा सोच रहा है कि यार ये मैं क्यों नहीं सोच पाया। उसने तुरंत कहा जो है तुरंत ज्ञान दीजिए मुझे, और तुरंत जो है बुद्धम शरणम गच्छामि हो गए। नागार्जुन बुद्ध धर्म के प्रति, नागार्जुन बुद्ध धर्म बौद्ध धर्म से दर्शन से ताल्लुक रखते थे। तो ये हुआ था। अच्छा आइए उसके बाद, तो गुरु नानक को क्या प्राप्त हुआ था, बुद्ध को क्या प्राप्त हुआ था, और महावीर को क्या प्राप्त हुआ था? आत्मज्ञान, आत्मज्ञान, संसार क्या है ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। ठीक है। अच्छा रिलीजियन, धर्म और जो स्पिरिचुअलिज्म है, ये दोनों चीजें एकदम अलग हैं। ध्यान रखना आप लोग एक बार। रिलीजियन धर्म है, स्पिरिचुअल है आपका अध्यात्म। कोई व्यक्ति अध्यात्म धारण किए हुए अधार्मिक हो सकता है। ठीक है, धर्म धारित किए हुए आध्यात्मिक हो सकता है, दोनों चीजें अलग हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल का मतलब धार्मिक नहीं होता है, अध्यात्म होता है। रिलीजन का मतलब धर्म होता है, धार्मिक नहीं। कुछ लोग जो है स्पिरिचुअल को कहते हैं बड़ा धार्मिक स्पिरिचुअल व्यक्ति है, भाई नहीं, आध्यात्मिक व्यक्ति। ठीक है, और उसके बाद एक दो आपके मन में एक दो सवाल आ सकते हैं, तो ये कि अच्छा ये बताइए कैसे माने कि कोई दर्शन प्रमाणित है या नहीं। तो प्रमाणित मानने के 2-3 तरीके ये हैं कि पहला आप जो है ये देख लीजिए कि उस दर्शन में कितनी गहराई है। अगर दर्शन खतरनाक होगा, विचार खतरनाक होंगे तो आपको मानना ही पड़ेगा, दार्शनिक आपसे मनवा ही लेगा, इतनी खतरनाक बातें करते हैं। फिर आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि क्या फिलॉसफी सारे इमोशन खत्म कर देती है, एक व्यक्ति को पत्थर बना देती है? ऐसा नहीं है। फिलॉसफी एक व्यक्ति को मैच्योर बना देती है, बहुत समझदार। आपको इतनी जल्दी फिर कोई गधा नहीं बना सकता, आपको कोई प्रभावित नहीं कर सकता, आपको झूठी तारीफ करना आएगा ही नहीं। आप पहले ही समझ जाएंगे अपने नायिका के बारे में कि क्या नाटक कर रहा है, क्या नाटक कर रही है, पहले ही समझ में आ जाता है। आप फिर किसी नायिका के लिए जान नहीं देंगे, ये होता है। ठीक है, क्या दर्शन इन्वायरमेंट से तय होता है? हाँ, ये बात सही है, दर्शन इन्वायरमेंट से बहुत तय होता है, सारा का सारा प्रभाव ही इन्वायरमेंट का होता है। आपको अगर कोई भी दर्शन समझना है, कोई भी दर्शन आपको समझना है, तो आप वहाँ के इन्वायरमेंट को समझ लीजिए, आपको सारा का सारा जो दर्शन है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके मन में एक सवाल आ जा सकता है कि इल्यूजन हो सकता है।
इल्यूजन का मतलब है कि अगर आप देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि एक्स है और है वाई, या फिर मतलब का जो है वहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है विराज नाम से, आपको लग रहा है कि ये तो जो है विराट है, खड़ा विराज है, दिख आपको विराट रहा है, ये इल्यूजन है। हाँ, तो एक चीज हो सकती है कि हैलुसिनेशन के बारे में कह सकता हूँ ये कि रेगिस्तान में जब आप चलते हैं तो आप देखते हैं कि आपको पानी दिखता है बहुत दूर दूर तक, जैसे सड़क पर धूप में पानी दिखता है आपको गर्मियों के दिनों में। और इल्यूजन का बेस्ट एग्जांपल अगर मुझे देना हो तो वो एग्जांपल इस तरीके से, एक बार एक इंसान दारू पीकर नाली में गिर पड़ा, तो नाली में एक फीमेल स्पीसीज बैठी हुई थी, तो उस व्यक्ति ने उस फीमेल स्पीसीज की पूंछ पकड़ ली। जब पूंछ पकड़ ली तो उसने कहा कि पप्पू की मां तुमने छोटी की है। आप लोग सोच पाए होंगे मैंने क्या बोला है, पप्पू की मां नहीं, वो दरअसल फीमेल डॉगी थी, है ना। अच्छा, आपके मन में जो है और क्या सवाल आ सकते हैं वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और तब तक के लिए बहुत बहुत आप लोगों का मुझे झेलने के लिए धन्यवाद, और हम फिर से एक बार जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए मौज कीजिए और आराम कीजिए, खुश रहिए और अपने हिस्से के बाबा बनिए अपने आप से। तो इसी के साथ ख़त्म किया जाए, है ना, और मिलते हैं जल्दी ही अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। और चलने से पहले एक बात बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।